स्टॉक मार्केट में बिग बुल का टाइटल हर्षद मेहता के साथ जुड़ गया था, लेकिन उनके बाद अगर किसी ने सही मायनों में ये टाइटल कमाया तो वो थे राकेश झुनझुनवाला। उनकी कहानी बिल्कुल फिल्मी है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम सा लड़का इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टर बन गया। सोचने वाली बात है ना, कि कोई सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए से शुरू करके इतना बड़ा, इतना विशाल साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकता है। हाँ, गलत नहीं सुना, सिर्फ 5,000। आज के टाइम में तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं लगता, आते जाते खर्च हो जाता है। पर उनकी शुरुआत यहीं से हुई थी। और इस 5,000 को उन्होंने कहाँ तक पहुंचाया? $5.8 बिलियन, मतलब लगभग 45,000 करोड़ रुपए। ये जो सफर है ना, 5,000 से 45,000 करोड़ तक का, बस यही तो समझना है। इनक्रेडिबल। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहाँ से आई ये इन्वेस्टिंग की आग? इसके लिए हमें चलना होगा उनके बचपन में, एक बिल्कुल साधारण मिडिल क्लास परिवार में। राकेश जी के पिताजी एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और घर में ना डिनर टेबल पर अक्सर स्टॉक मार्केट की बातें होती रहती थी। बस वहीं से सुनते सुनते बचपन से ही उनके अंदर स्टॉक्स को लेकर एक क्यूरियोसिटी, एक जुनून सा पैदा हो गया। तो जब उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि उन्हें भी मार्केट में उतरना है, तो पिताजी ने उन्हें डांट तो लगाई, लेकिन साथ ही 3 बहुत जरूरी सीख भी दी। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। दूसरी, कभी भी दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसा उधार मत लेना इन्वेस्ट करने के लिए। और तीसरी और सबसे जरूरी, हमेशा अपने खुद के पैसों से इन्वेस्ट करना। इन्हीं 3 बातों ने उनके पूरे करियर की नींव रखी। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने मार्केट में अपने पहले कदम कैसे रखे और अपनी पहली जीत कैसे हासिल की। पिताजी की सलाह तो सर आंखों पर थी, किसी से उधार नहीं लेना था। तो उन्होंने क्या किया? अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐसी क्लाइंट को ढूंढा जो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहती थी। बैंक दे रहा था 12-13% रिटर्न। राकेश जी ने कहा, मैं आपको 18% दूंगा। इस तरह उन्होंने उनसे 2.5 लाख रुपए उठाए। और बस इसी तरह 1 से 2, 2 से 3 क्लाइंट्स करते हुए उन्होंने लगभग 10 लाख रुपए का कैपिटल जमा कर लिया। कमाल की स्ट्रैटेजी थी, है ना? और फिर आया साल 1986 और उनकी पहली बड़ी जीत। उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर्स खरीदे 43 रुपए के भाव पर। और सोचिए, सिर्फ 3 महीने में शेयर का प्राइस पहुंच गया 143। उन्होंने बेचा और सीधा 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। इस एक ट्रेड ने उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 तक उनकी नेटवर्थ 20 से 25 लाख रुपए हो चुकी थी। लेकिन असली गेम चेंजर, जिसने उन्हें छोटी लीग से बड़ी लीग में लाकर खड़ा कर दिया, वो था सेसा गोवा पर लगाया गया दांव। उन्होंने पूरे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। सोचने वाली बात यह है कि इसमें से आधा तो उनके लाइफ सेविंग्स थी और बाकी आधा उन्होंने उधार लिया था। ये एक ऑल इन मोमेंट था। बहुत बड़ा रिस्क, लेकिन इसका फल भी उतना ही बड़ा मिला। उनकी नेटवर्थ सीधे 2.5 करोड़ रुपए हो गए। अब आगे की कहानी समझने के लिए मार्केट की 2 बेसिक चीजों को समझना जरूरी है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, शेयर प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं बुल मार्केट। सांड जैसे सींग मारकर चीजों को ऊपर उछालता है, वैसे ही। और जब मार्केट गिर रहा होता है तो उसे कहते हैं बेयर मार्केट। भालू जैसे पंजा मारकर नीचे गिराता है, बिल्कुल वैसे ही। और एक और कमाल का कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सेलिंग। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बनाया जा सकता है। कैसे? सिंपल है। आप पहले शेयर को ऊंचे दाम पर बेच देते हैं, भले ही वो आपके पास न हो, और जब उसका दाम गिर जाता है तो उसे सस्ते में खरीद कर लौटा देते हैं। बीच का जो डिफरेंस है वो आपका मुनाफा। तो अब तक राकेश झुनझुनवाला एक ट्रेडर थे, क्विक प्रॉफिट, क्विक एग्जिट। लेकिन अब उनकी लाइफ और उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो एक ट्रेडर को इंडिया के सबसे बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में बदलने वाला था। तो 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम का पर्दाफाश हुआ तो स्टॉक मार्केट ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, बड़ी तेजी से गिरा। ये एक क्लासिक बेयर मार्केट था। और राकेश जी ने क्या किया? उन्होंने इसी शॉर्ट सेलिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने मार्केट के गिरने पर पैसा लगाया और लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन पैसा कमाने से भी बड़ी चीज हुई। उन्हें एक एहसास हुआ, उन्हें दिख गया कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की इकोनॉमी अब लंबी रेस का घोड़ा है। यहां से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी। उनकी इस नई सोच का एक बड़ा मजेदार किस्सा है।
उनकी वाइफ रेखा जी घर में एसी लगवाना चाहती थी, लेकिन राकेश जी ने कहा अभी नहीं। उन्होंने इंतजार किया एक बड़े ट्रेड का। जब उस ट्रेड से बड़ा मुनाफा हुआ तब उन्होंने उस मुनाफे के पैसों से एसी खरीदा। उनका प्रिंसिपल बिल्कुल साफ था, अपनी सेविंग्स को हाथ मत लगाओ, उसे इन्वेस्ट करो और उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आए उससे अपनी ख्वाहिशें पूरी करो। और इसी लॉन्ग टर्म विजन के साथ साल 1992 में उन्होंने अपनी खुद की एसेट मैनेजमेंट फर्म शुरू की, रेयर एंटरप्राइजेज। रेयर नाम भी बड़ा खास था, आर राकेश से और RE उनकी पत्नी रेखा से। ये उनके नए सफर की शुरुआत थी। अब आती है उनकी सबसे ऐतिहासिक, सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टमेंट की कहानी। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसने उनके सब्र और उनके कन्विक्शन यानी उनके विश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। साल था 2003। उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर्स खरीदने शुरू किए। किस भाव पर? लगभग ₹3 प्रति शेयर। उन्हें कंपनी के मैनेजमेंट पर और इंडिया के बढ़ते कंज्यूमर मार्केट पर पूरा भरोसा था। देखते ही देखते शेयर ₹80 तक पहुंच गया। लेकिन फिर अचानक मार्केट में गड़बड़ हुई और शेयर वापस ₹30 पर आ गिरा। उन्हें पेपर पर करोड़ों का नुकसान हो रहा था, लेकिन क्या उन्होंने घबरा के बेचा? एक भी शेयर नहीं। और उनकी फिलॉसफी क्या थी? उनका कहना था, जब बारिश हो रही हो तो सबसे अच्छा यही है कि उसे होने दो। मतलब जब मार्केट में बुरा दौर चल रहा हो तो पैनिक मत करो, चुपचाप सब्र के साथ बैठे रहो। और उनके इसी सब्र ने कमाल कर दिया। उनका टाइटन पर विश्वास इतना गहरा था कि आज उनके जाने के बाद भी उनका परिवार टाइटन में 5.1% की हिस्सेदारी रखता है। और सोचिए, वो शेयर जो उन्होंने ₹3 में खरीदा था, आज उसकी कीमत ₹3,600 से भी ज्यादा है। ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ताकत। लेकिन क्या उनका हर फैसला सही था? बिल्कुल नहीं। उन्हें बिग बुल इसलिए नहीं कहा जाता कि उन्होंने कभी गलती नहीं की। एक पूरी तस्वीर के लिए उनकी गलतियों को भी देखना जरूरी है। एक तरफ जहां टाइटन, लुपिन और क्रिसल जैसे शेयर्स ने उन्हें बेपनाह दौलत दी, वहीं दूसरी तरफ DHFL, DB रियलिटी और मंदाना रिटेल जैसे इन्वेस्टमेंट्स में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। इससे सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि मार्केट में गलती सबसे होती है। असली जीत इसमें नहीं है कि आप कभी गलत ना हो, बल्कि इसमें है कि जब आप सही हों तो इतना बड़ा जीतें कि सारी गलतियां उसके सामने छोटी लगने लगें। उनके इस वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदाज के लिए लोग उन्हें इंडिया का वॉरेन बफे भी कहते थे। जिंदगी के आखिरी सालों में भी उनका जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने अकासा एयर नाम की एक पूरी एयरलाइन कंपनी शुरू कर दी। और फिर 14 अगस्त 2022 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो आने वाले कई सालों तक इन्वेस्टर्स को हिम्मत देती रहेगी, निडर होकर इन्वेस्ट करने की। उनका एक मंत्र था जो उनकी पूरी लाइफ को डिफाइन करता है, रिस्क है तो इश्क है। उनकी ये कहानी हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के इस दौर में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए वो कौन सा कैलकुलेटेड रिस्क है जिसे लेना जरूरी